हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो विथ टाइम कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, 1850 से लेकर के आज तक कैसे हम लोग 33 एलिमेंट से 118 एलिमेंट तक पहुँचे हैं। ठीक है, और उन 118 एलिमेंट्स को हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज किया है, इस तरीके से कि उनकी स्टडी क्या हो सके, आसान हो सके। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है कि वो एलिमेंट जिनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सेम है, ठीक है, वो एक ग्रुप में आए। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन मतलब कुल मिला के सारा बेस जो है वो हम लोग अभी निकाले थे, इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स का ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड सब निकाला था हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने, आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से हम लोग निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से। तो बेसिकली जो हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग अपने अब करेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या है कि हमको 7 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये गलत हो गया यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो पहला ये है। दूसरा है हमारा एटॉमिक रेडियस, तीसरा है आयनिक रेडियस, चौथा है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी। इन 7 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। हालां बट उसके पहले हमको एक बेसिक डेफिनेशन जाननी है पीरियोडिसिटी की। तो देखो बच्चों, जैसे क्या होता है ना कि अगर आप अपने एलिमेंट्स, अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। वो इंटरवल 2 भी हो सकता है, वो इंटरवल 8 भी हो सकता है, वो इंटरवल 18 भी हो सकता है, वो इंटरवल 32 भी हो सकता है। मतलब एक सर्टेन एलिमेंट के बाद वो प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। और कोई भी फंक्शन अगर एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। आई बात समझ में? अब इस प्रॉपर्टी को हम, और ये मत, ये तुम्हारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, और इस टेंडेंसी को या इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने बोला है उसको वर्ड में लिखा हुआ है, द रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो वेरिएशन होता है वो किस में हम लोग नोट करते हैं, ग्रुप में और पीरियड में। ठीक, कॉज क्या है, कॉज मैंने बता ही दिया कि कॉज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो वो सारे एलिमेंट जिनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वो सारे एलिमेंट जिनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, तो जब जब वो प्रॉपर्टीज़, जब जब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा तब तक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ इज़ ड्यू टू द सेम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक, अब वो जो रेगुलर इंटरवल है वो क्या है, वो है मैजिक नंबर हमारे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक, नेक्स्ट है, अब अपने पहले पाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने एक एटम बना हुआ है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी इसके अलग किनारे क्या हैं, शेल्स हैं, शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है,
अब ये जो मैं इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता हूँ, ठीक, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। क्या कैलकुलेट करता हूँ? फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? सबसे पहला फोर्स तो कौन लगा रहा होगा? न्यूक्लियस लगा रहा होगा। क्या कैसा फोर्स लगा रहा होगा? वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे? रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। वो क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर ढकेल रहे होंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एटम में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, वो बराबर होगा किसके? अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस माइनस रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मतलब अब ये देखिए, ये जो रिपल्सिव फोर्स है इनर इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और जो अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। और जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? अब जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है कि द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफ़र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। जाहिर सी बात है, जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स जो है किसके ऊपर? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम हो जा रहा है। तो जो डिक्रीज इन फोर्स है, डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है। तो जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो बराबर किसके होता है? न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट के। न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो हमारा हमेशा बराबर होता है किसके? जेड माइनस सिग्मा के। कहीं इसको आपको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है और इसका यूज करना है हमको, ठीक। अब अगर इसके हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में बात करें, इसके हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन के बारे में बात करें, तो पीरियोडिक वेरिएशन में हम लोग बेसिकली दो तरीके से चेंज देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। एक हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम। एक हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारा जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास लेफ़्ट में हम लोग अपना लिथियम लिख देते हैं, लेफ़्ट में लिथियम लिख देते हैं, ठीक है। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1। पुराना वाला ले रहे हैं क्योंकि उससे हम लोग काम चल जाएगा यहाँ पे। 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रह रही हैं, ठीक है। सेम पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही हैं? कांस्टेंट रह रही हैं, ठीक है। लिथियम में भी 2 शेल है, बेरिलियम में भी 2 शेल है, बोरॉन में भी 2 शेल है, सब में 2-2 शेल हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ किस में रहे हैं? दूसरे वाली शेल में। पहले में दूसरे वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, बेरिलियम में दूसरे वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में दूसरे वाली शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है,
कार्बन में दूसरे वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, शील्डिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स is less as compared to inner electrons, as compared to inner electrons। ठीक है, as compared to inner electrons। ठीक, तो अब जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ना, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बगल में एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स लगाता, वो रिपल्सिव फोर्स जो है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमेशा क्या होता, कम होता। ठीक है, क्योंकि इसका जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, अंदर वालों का जो फोर्स है वो न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में है, साइड वाले का फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को उतना इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएगा जितना इफेक्टिवली क्या करते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम शेल में इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यानी कि सेम शेल में इंक्रीज़ होने की वजह से सिग्मा की वैल्यू उतनी, सिग्मा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा बढ़ेगा, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिवली इंक्रीज़ नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं जेड इफेक्टिव लिखूँ तो जेड माइनस सिग्मा, जेड तो एक एक से बढ़ रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10, जेड तो लगातार एक एक से बढ़ रहा है, लेकिन सिग्मा एक एक से नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो सिग्मा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जेड तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। जेड इफेक्टिव क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने वाला है। अब अगर टॉप टू बॉटम देखते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका 2 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या है 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, बाहर में तो एक ही है सब में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ कहाँ पे रहे हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्पीड से जेड बढ़ता है उसी स्पीड से सिग्मा भी बढ़ता है। तो नीचे जाने पे जेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नीचे जाने पे जेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जेड इफेक्टिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में। अब आते हैं नीचे, नेक्स्ट अपने आप उस पर आते हैं जो कि हमारा, जहाँ से हमारा मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ ऊपर में, कि अगर सेम ये तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट लिखा था, तो ये तो मान लीजिए शेल के टर्म में लिखा था। अगर आपको सब शेल के टर्म में लिखना होगा तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो एस के लिए ज़्यादा होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे एज़ कम्पेयर टू पी, क्योंकि एस वाले न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं। तो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं तो वो क्या करेंगे कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा इफेक्टिवली हिंडर कर पाएंगे। ठीक है, वो न्यूक्लियस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। पी वाले थोड़ा पीछे होते हैं, डी वाले और पीछे होते हैं, एफ वाले और पीछे होते हैं। ठीक है, तो एफ का शील्डिंग इफेक्ट और डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, एस और पी का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अभी इसको तुरंत हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस के ऊपर। तो बच्चों एटम को हम लोग क्या मान रखे हैं, एटम को हम लोग स्फीयर मान रखे हैं। ठीक है, स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेंटर और बाहर वाले बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो एटम में बाहर वाली बाउंड्री कौन सी होती है, एटम में बाहर वाली बाउंड्री क्या होती है, एटम में बाहर वाली बाउंड्री क्या होती है, एटम में बाहर वाली बाउंड्री जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी सिंपल बाहर वाला शेल होता है। ठीक है, या बाहर वाला सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। तो एवरेज डिस्टेंस
ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम है। एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों मुश्किल है भाई? क्योंकि सबसे पहले तो एक एटम कहाँ से खोज के लाएंगे आप? एटम तो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, नेचर में बहुत थोड़े से एलिमेंट ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, बाकी सभी किस में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, चाहे वो सेम एटम के साथ कंबाइंड हो चाहे डिफरेंट एटम के साथ कंबाइंड हो। ठीक है, तो एक एटम आपको मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा कि एटम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि हम लोग बाउंड्री कैसे निकाले थे, हम लोग प्रोबेबिलिटी बेसिस पे निकाले थे। 95% पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले थे, लेकिन 5% अभी भी तो चांस था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, उस बाउंड्री के बाहर हो सकता है। ठीक है, और कोई सॉलिड बाउंड्री तो है नहीं कि आप क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर लगाए या कोई भी ऐसा मेजरमेंट डिवाइस लगाए और मेजर कर लिए। ठीक है, वो तो क्लाउड होता है, खाली स्पेस होता है सब, तो उसमें मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और तीसरा कि एटम बहुत छोटा होता है, तो उतना छोटा स्केल हमारे पास लाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मतलब ये कुल मिलाकर 3 फैक्टर लेके एटम का रेडियस हम लोग एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस हम लोग पता करना क्या है हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं एटॉमिक रेडियस? हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, अब एटम कैसे कंबाइन होता है? अलग अलग तरह के बॉन्डिंग होती हैं जो हम लोग अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, या एक स्पेशल तरह का फोर्स होता है जिसको हम लोग वन डर वाल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि दो एटम्स के बीच में किस तरह के फोर्स से वो बाइंड है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेडियस उसका पता करते हैं उस कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, तो अगर आपके एटम ने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है और वहाँ पे आप रेडियस निकाल रहे हैं, तो जो रेडियस निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, अगर उसने मेटालिक बॉन्ड बना रखा है और वहाँ पे आप रेडियस निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक रेडियस। अगर उसने अगर उसने वो वंडरवॉल फोर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आप रेडियस निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस। अगर आयंस के फॉर्म में है वहाँ पे आप रेडियस निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। ठीक, अब ये कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? सपोज करो बच्चों कि आपके पास एक एटम है ए। ठीक है, वो अपने ही जैसे दूसरे एटम ए के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है ऐसे। ये उसका न्यूक्लियस है और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ठीक है, तो किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक, तो अगर ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग आधा कर दें, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दें, आधा कर दें, तो एक रफली हमको वो डिस्टेंस मिल जाएगी जो कि किसके बराबर होगी, एटम के आउटर बाउंड्री के। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें जिस एटम का हमको रेडियस निकालना है वो अपने जैसे एटम के साथ ही बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होना चाहिए, होमो एटॉमिक होना चाहिए। होमो एटॉमिक क्या होता है, जहाँ पे सेम एटम आपस में बॉन्ड बना रखे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल खोजना है जहाँ पे आपका जो एटम है वो सेम एटम के साथ बॉन्ड बना रखा हो, और जो बॉन्ड बनाया होगा वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जो बॉन्ड बना है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ वेरी कर जाता है। ठीक है, तो हमको सिंगल बॉन्ड लेना है। ठीक, उस सिंगल बॉन्ड की लेंथ लेकर दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लेकर उसको हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two covalently bonded atoms, between covalently bonded atoms in homoatomic molecule is called the covalent radius of the atom. ठीक है,
इसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं, आर कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और एक बात और मैंने अब जो अभी बताई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है हमारा मेटालिक रेडियस। देखो बच्चों, मेटल्स में क्या होता है ना, मेटल्स में एटम्स जो होते हैं वो साइड बाय साइड ऐसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से वो साइड बाय साइड ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है। इनके अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है उसको मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि एटम्स जो होते हैं वो मेटेलिक फॉर्म में साइड बाय साइड अरेंज होते हैं। ठीक। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो एडजेसेंट एटम के बीच के डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, डीएम। ठीक है। और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो जो हमको रेडियस मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक रेडियस। ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट मेटल एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल। ठीक है। इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है वंडरवॉल रेडियस। ठीक है। वंडरवॉल रेडियस देखो बच्चों, हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ पे दो एटम आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना रखे हैं। ठीक है। उनको ज़बरदस्ती हम लोग कूल डाउन करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिए। जैसे मान लो कि कार्बन कोई भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जब हम लोग उसको सॉलिडिफाई करते हैं, सिंपल कूलिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या आते हैं, पास आते हैं, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे किसी तरह का बॉन्ड नहीं बनता है, वहाँ पे एक स्पेशल तरह का फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स, जिसके बारे में हम लोग गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली हम लोग ऐसे एटम के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, ऐसे एटम्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाए। जैसे नोबल गैसेस, जैसे मान लो हीलियम का मुझे निकालना है, तो हीलियम के में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम के दो एटम कंप्रेस करके एकदम क्लोज लाते हैं। ठीक है। उनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके एकदम क्लोज लाते हैं और उनके बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं डीवी। तो उसका जो कोवेलेंट रेडियस, जो उसका वंडरवॉल रेडियस होता है, वो बराबर होता है dV/2 के। ठीक है। या फिर हम लोग कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, मतलब एटम, हम लोग नॉर्मल एटम का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वंडरवॉल रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। तो ये क्लोरीन इससे बॉन्ड बना रखा है, ये क्लोरीन इससे बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इन दोनों क्लोरीन में कोई बॉन्ड नहीं बन रखा है। तो इनको आप कंप्रेस करके क्लोज लाइए। ठीक है। और वो दो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया है, उनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, तो वो क्या हो गया, डीवी, और उसको फिर क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वंडरवॉल रेडियस मिल जाएगा। ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस बेसिकली रेडियस उस एटम का है जो कि नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है विथ पर्टिकुलर एटम। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल एटम्स आर जनरली गैसेज, ऑन कूलिंग द गैसेज स्टेट चेंजेस टू सॉलिड स्टेट। मैंने बताया कंप्रेस करके एकदम नज़दीक लाएंगे जहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इन द सॉलिड। उसको फिर हम लोग आधा कर देंगे, तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वंडरवॉल रेडियस बोल रहे हैं। ठीक। अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे थी दो एटम के बीच में, वंडरवॉल के वाले केस में। तो इसीलिए वंडरवॉल रेडियस, अगर एक ही एटम के लिए आप तीनों कैलकुलेट करते हैं, वंडरवॉल भी कैलकुलेट करते हैं, आप मेटालिक भी कैलकुलेट करते हैं और कोवेलेंट भी कैलकुलेट करते हैं, तो वंडरवॉल सबसे ज़्यादा आएगा, फिर मेटालिक आएगा, फिर कोवेलेंट आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको एटॉमिक रेडियस, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आया होगा। ठीक है। एटॉमिक रेडियस का जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।